मेंटेनेंस, जो कि पुराने कानून में 125 धारा हुआ करती थी सीआरपीसी की, और जो नया कानून है बीएनएसएस, उसमें जो अब नई धारा जोड़ी गई है वो है 144। तो आज हम मेंटेनेंस से संबंधित आप सभी लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि मेंटेनेंस में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी के तहत आपके अगेंस्ट में केस करना है, और जो भी उसमें एलिगेशन लगाए हैं आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि आपकी पत्नी ने झूठे एलिगेशन लगाए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो ऐसे में आप लोग ये सोचते होंगे कि हम क्या करें, आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। बहुत से लोगों को उन स्टेप के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो केस को हार भी जाते हैं। ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, और हमको स्टेप के साथ साथ एक चीज पे और ध्यान देना रहता है, जो कि सामने वाले की मेंटेलिटी को लेकर के, कि उसकी मेंटेलिटी क्या है। इसके बाद ही हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अगला स्टेप क्या लेना है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नए अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मान लीजिए कि आपके ऊपर इस तरह का कोई केस चल रहा है, या मान लीजिए आपके पास नोटिस आई है, और जैसे ही नोटिस आती है तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग लड़ना तुरंत शुरू कर देते हैं, जबकि लड़ने से पहले एक रणनीति बनाई जाती है। पहले के भी समझ में आपने देखा होगा, ऐतिहासिक कहावतें सुनी होंगी, जिसमें अगर कोई युद्ध होता था तो उसके पहले वो लोग साथ में बैठ करके रणनीति बनाते थे कि किस तरह से हमें अटैक करना है सामने वाले के ऊपर, जिससे कि हम उन्हें परास्त कर सकें। तो इसी तरह से आपको भी पहले केस को समझना है, इसके बाद उसके अनुसार ही आगे कदम उठाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि केस आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही हैं। अगर आप गलत हैं तो आप जीत नहीं पाएंगे। और जिन महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो महिलाएं जो झूठे आरोप लगाती हैं, हम उन महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सारी महिलाएं अपने ऊपर ये बात ना लें। जिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और वो सही केस करती हैं, वो झूठे एलिगेशन नहीं लगाती हैं, तो उनका जीतना तय होता है। तो वो महिलाएं जो परेशान हो रही हैं, उन्हें केस करना भी चाहिए। उससे पहले कोशिश ये करना चाहिए कि आपस में बैठ करके समझौता कर सके और अपना जीवन अच्छे से बिताएं। अगर नहीं बात से काम चल रहा है, आपस में समझौता से काम नहीं चल रहा है, तभी आगे कोर्ट की तरफ कदम उठाएं। अब बात शुरू करते हैं आगे। क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास मेंटेनेंस की एक नोटिस है, जिसमें जो पत्नी ने जो आरोप लिखे हैं वो पूरी कहानी लिखी हुई है, और लास्ट में लिखा हुआ है कि इसलिए मुझे अपने पति से इतना रुपए मेंटेनेंस मिलना चाहिए। और जो एप्लीकेशन में सैलरी लिखती है, वो आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो वो 4 गुना या 5 गुना बढ़ा करके सैलरी लिखवाती है। और जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज्यादा लिखवाती है। मान लीजिए कि उसने बताया कि आपकी इनकम है 4 लाख रुपए, तो हमें 1,20,000 रुपए हर महीने चाहिए, जो कि आपकी इनकम इतनी नहीं होती है। आपकी इनकम 70-80 हजार ही होती है, या मान लीजिए 1,30,000 या 40,000 होती है। तो ऐसे में आप इतना मेंटेनेंस कैसे दे सकते हैं? तो ऐसे में क्या होता है कि जब पति ये चीजें देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, और वो सोचता है अब तो मुझे इतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी के लिखवाने मात्र से मेंटेनेंस तय नहीं होता है। पति और पत्नी दोनों की इनकम मंगाई जाती है, जो कि अभी रजनेश वर्सेस नेहा केस में गाइडलाइन दी भी गई थी कि पति और पत्नी दोनों से रसीदें मंगाई जाएंगी कि कितनी इनकम है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन से खर्चे हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो उसका 20% पत्नी को दिलाया जाता है। अब बात आती है कि इस केस को लड़ना कैसे है। तो आपको पहले केस को अच्छे से स्टडी करना है, उसकी कंडीशंस देखनी है, उसके आधार पर ही आपको रिप्लाई बनाना है। ये नहीं कि आप केस हुआ और आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए हैं, ऐसे प्रश्न किए गए हैं, जो कि कुछ पतियों को ये कहना था कि मेरी पत्नी ने कोर्ट में झूठ बोला है, तो क्या हम अपनी पत्नी के ऊपर 340 का केस कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि हर चीज पे 340 का केस नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने बोला कि आपकी इनकम है 70,000 रुपए, और आपने ये चीज बोला कि नहीं, मेरी इनकम 50,000 रुपए है, इसने झूठ बोला है, और
इसके आधार पे आप केस कर देंगे 340 का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी ये बोल सकती है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि उसकी इनकम कितनी है, मैंने अपने अंदाजे के हिसाब से इतना रुपए लिखवाया है। तो इस तरह के एलिगेशन में 340 का ये आधार नहीं बनता है। 340 का आधार तभी बनता है जब पत्नी ने अपने बारे में कुछ झूठ बोला हो और रजनीश वर्सेस नेहा के केस के हिसाब से एफिडेविट में कुछ गलत लिखा हो अपने बारे में, जिसका उसे नॉलेज है, जानकारी है, लेकिन वो एफिडेविट में गलत बात बता रही है, तभी आप 340 का केस कर सकते हैं। 340 तब इफेक्ट करेगा, मान लीजिए कि आपकी पत्नी कहीं काम कर रही है, आपके पास छोटा बड़ा एविडेंस है जिसे कि आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी जॉब कर रही है, तो आप इस आधार पर 340 का केस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने कोर्ट में झूठ बोला है कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, जबकि उसने इंटर बीए वगैरह कर रखा है और आपके पास एविडेंस है, कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, तो इस आधार पर भी आप 340 का केस कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आपके पास नोटिस आता है, आप कोर्ट में अपीयर होते हैं, आपको उसके बाद एक डेट अगली मिल जाती है, क्योंकि उसी दिन आपको रिप्लाई फाइल नहीं करना होता है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए। तो आप पहली डेट पे जाइए, आपने अच्छे कोई एडवोकेट को हायर कीजिए, उन्हें साथ में ले जाइए और अगली डेट ले लीजिए। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम पहली डेट में जाएंगे और रिप्लाई लगा देंगे, नहीं तो हमें मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90 दिन का जो मौका दिया जाता है हर व्यक्ति को रिप्लाई फाइल करने के लिए, और इसके अलावा भी अगर किसी कारणवश लेट हो जाता है तो उसके आधार पर कुछ समय और दे दिया जाता है। लेकिन ज्यादा डेट आपको मिस करने की जरूरत नहीं है, एक दो डेट पे ही आपको रिप्लाई फाइल कर देना है। और फिर इसके बाद कुछ लोग ये प्रश्न रहते हैं कि क्या इसके साथ हमें एसेट्स एंड लायबिलिटी का एफिडेविट लगाना है? तो नहीं, पहले आपको उस एप्लीकेशन में देखना है, उस फाइल में देखना है कि आपकी पत्नी ने एसेट एंड लायबिलिटीज का एफिडेविट दिया है या नहीं दिया है, और दिया है तो उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं, और उसमें अगर उस पत्नी ने कुछ बातें गलत लिखी हैं, और ये देखना है कि आपकी पत्नी ने कुछ छुपाया तो नहीं है। अगर उसने कुछ छुपाया है, कुछ छुपाने की कोशिश की है, उसको दबाने की कोशिश की है, गलत उसकी जगह कुछ गलत लिखा है, तो आपको सबसे पहले 91 की एप्लीकेशन लगानी है, जो कि नया जो कानून है BNSS, जो नया कानून है उसकी धारा 94 के अंतर्गत अब आपको एप्लीकेशन लगानी रहेगी। जैसे कि ये अपनी एसेट्स के बारे में नहीं बताई है, पूरी जानकारी इससे मंगाई जाए, इसका जो बैंक अकाउंट है इतने सारे हैं, इसमें सारे अकाउंट के बारे में नहीं बताया हुआ है, या फिर मान लीजिए कि ये इतना पढ़ी लिखी है लेकिन उसने झूठ बोला है, तो उसके बारे में जानकारी मंगाई जाए। तो इसलिए उससे पूरी जानकारी सही निकलवाने के लिए आपको BNSS की धारा 94 के अंतर्गत एप्लीकेशन देनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट के द्वारा इंटरिम मेंटेनेंस की बात शुरू हो जाती है, तो आपको सबसे पहले वहां पर रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है और कोर्ट को कन्विंस करना है कि सर या मैम, आपके पास हमने 91 की एप्लीकेशन लगाई है, धारा 91 CRPC की एप्लीकेशन, यानी कि जो नया कानून है BNSS की धारा 94 के तहत एप्लीकेशन लगाई है, इनकी जो एफिडेविट है इनकम एंड एसेट्स वगैरह जो है ये अधूरा है, तो वो पूरा मंगाया जाए। इसके आधार पर ही तो मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। जब तक एफिडेविट में पूरी बात नहीं बताई जाएगी तब तक मेंटेनेंस कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे एफिडेविट लगाया जाए दोबारा से, जिसमें सारी बात क्लियर हो। तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट में। यानी कि कहने मतलब ये हुआ कि आपको तुरंत एफिडेविट नहीं लगाना है, आप तभी लगाएंगे जब पत्नी लगा लेगी, और पत्नी के लगाने के बाद ही आपको एप्लीकेशन लगाना है, जो कि पत्नी के एफिडेविट लगाने के बाद आपको 4 हफ्ते का समय दिया जाता है एफिडेविट लगाने के लिए। जब एफिडेविट सबमिट हो जाएगा इसके बाद ही इंटरिम में बहस होगी। और मान लीजिए कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब आप रिप्लाई फाइल करेंगे, आपके पास जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य लगाते हुए और एप्लीकेशन लगाते हुए आप 125 चार के तहत एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और अगर कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस की बात करती है तो आप बोल सकते हैं कि सर हमने ये 125 चार के तहत एप्लीकेशन लगाई है, पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद ही इंटरिम में बहस होगी। बहुत से लोगों के इस तरह के क्वेश्चन से जाते हैं कि कोर्ट जो है पुरुषों की नहीं सुनती है, पुरुषों को न्याय नहीं देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जिस टाइम जो चीज देनी चाहिए उस टाइम वो लोग दे नहीं पाते हैं, और कोर्ट को प्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि सर हमने ये एप्लीकेशन दी है, पहले इसमें सुनवाई कीजिए, इसके बाद ही एंट्रीम लगेगी, और इसी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। कोर्ट के अंदर सो मोटो तो होगा नहीं कि अपने आप ही कोर्ट हर चीज डिसाइड कर लेगी, आपके पक्ष में फैसला दे देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट सबूतों के आधार पर ही निर्णय देती है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास सबूत है और आपके पास अच्छे खासे एविडेंस है, तो आपको ही कोर्ट से बात करनी पड़ेगी, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, कोर्ट को प्रेस करना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, कोई दूसरा रखने नहीं आएगा। आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सही के लिए, तब कहीं जाकर के कोर्ट इस चीज को देखेगी।
अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने प्राइमा फेसी को छुपा लिया है कि वो कितना पढ़ी लिखी है, इस बात को छुपा लिया है, वो कहीं जॉब कर रही है, इस बात को छुपा लिया है, तो आपके पास अगर इस चीज के लिए साक्ष्य है कि आप इसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसके बाद आप 340 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पहले उस पर सुनवाई होगी, इसके बाद ही मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इंटरिम बहस करने से पहले ही आपको 340 की एप्लीकेशन लगानी है और कोर्ट को ये बात बोलनी है कि मेरी पत्नी ने जो भी बात कही है गलत है, इसके साक्ष्य भी मेरे पास है, आप कोर्ट में उस साक्ष्य को प्रोड्यूस कीजिए। और इसके बाद आप कोर्ट में रिक्वेस्ट कीजिए कि पहले इस चीज को लेकर के यानी धारा 340 को लेकर के सुनवाई की जाए, इसके बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड किया जाए। इस तरह से आप प्रूव कर देते हैं तो आपका मेंटेनेंस भी खत्म हो सकता है या फिर कम से कम लगाया जाएगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि हर केस के सिचुएशन पर निर्भर करता है कि आपको कब कौन सा केस करना है, कब कौन सा कदम उठाना है, कब कौन सा स्टेप लेना है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।